आयमा ऐसा लड़ना है यहाँ पे, मुझे अहमद आना है। ये ऊंची ऊंची बोल रही है ना। नहीं। अच्छा अब क्या करना था यहाँ से? एडमिट हो आ रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सबको? शुरू करें? यस मैम। चले जी, आज हम पहले शुरू करते हैं। ये ना मेरे पास 4 बच्चों ने कोई क्वेश्चंस भेजे हुए थे, तो मैं पहले उन बच्चों को 1 बाय 1 इसलिए मैं कर देती हूँ कि जो बच्चे नहीं भी पढ़े ना, जब भी वो कभी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने की, तो फिर उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। सुना हुआ होगा ना उन्होंने, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये इसमें लेक्चर में बता देती हूँ। तो पहले आज हम, बल्कि मेरा ख्याल है कि अभी हम जो सा ना सारे वो क्वेश्चंस को ही आज पहले सॉर्ट आउट करते हैं। पहला भी क्वेश्चन है, ये किसने किया हुआ है जी? ये क्वेश्चन किया है शाहजेब शाहजेब ने किया था कि एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की जो बैंडविड्थ है वो इफेक्टिव बैंडविड्थ इज लेस देन 1 नैनोमीटर एंड इनएक्सपेंसिव सिस्टम ग्रेटर देन 20 नैनोमीटर। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कोई क्वेश्चन अगर आंसर देना चाहे इसका, किसी को जो है वो पता हो, तो वो जो है ना अनम्यूट करके अपने आप को मुझे रिप्लाई कर दे, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा मैं बार कर रही हूँ। Why expensive instrument have effective bandwidth less than 1 nanometer and inexpensive system greater than 20 nanometer? हाँ जी, कोई नहीं? कोई तो कोशिश करे थोड़ी सी। नहीं, अच्छा चले मैं बताती हूँ। देखिए, इफेक्टिव बैंडविड्थ, उसकी लास्ट लाइन भी लिखी हुई है आपकी जो स्लाइड्स वगैरह मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जितनी इफेक्टिव बैंडविड्थ कौन सी है वो कम होगी, उसका क्या फायदा होगा? इफेक्टिव बैंडविड्थ जितनी कम होगी वो उसकी सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी उस इंस्ट्रूमेंट की उतनी ही ज्यादा होगी। हर वेवलेंथ पर वो अपनी शार्प पीक प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो बैंड्स हैं वो बहुत क्लियर होंगे फॉर ईच एंड एवरी वेवलेंथ। ठीक है, इसका ये मतलब है बैंडलेस जो है 1 नैनोमीटर, इसका मतलब है वो 517 को 518 से 519 शार्प पीक जो सी है वो प्रोड्यूस हो सकेगी। जबकि जितना उसका अपर्चर ज्यादा होता जाएगा, इफेक्टिव बैंडविड्थ जितनी वाइडर होती जाएगी, आपका जो डिफरेंस है ओवरलैपिंग ऑफ पीक्स जो सी है वो उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो मैक्सिमम वो कहता है कि 20 नैनोमीटर तक की पीक, यानी कि 510 से 520 को अलहदा किया जा सकता है, लेकिन 500 से 520 को अलहदा किया जा सकता है, लेकिन 500 से 505 के लिए मे भी आपकी पीक जो सी है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि एक्सपेंसिव है उसकी जो स्पेसिफिसिटी है, सिलेक्टिविटी है वो ज्यादा है। उसकी जो ग्रेटिंग है, जो उसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगी हुई है, जो उसके ऑप्टिक्स हैं वो इतने उसको सेंसिटिव किया गया है कि वो उसकी डिस्पर्शन हर वेव की अलहदा अलहदा आती है।
जिसकी वजह से वो जौन सा है वो एक्सपेंसिव भी है और उसकी इफेक्टिव बैंडविड्थ जौन सी वो 1 नैनोमीटर की पीक को भी अलहदा कर सकती है। गॉट इट? यस मैम। चले, और नेक्स्ट था जी प्रिज्म या ग्रेटिंग। वो कहता है कि डिस्पर्स करते हैं 7 कलर्स को व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन इट। जब उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो हम कहते हैं कि ग्रेटिंग या प्रिज्म ने 7 कलर्स में उसको डिस्पर्स कर दिया। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और समथिंग एल्स। ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से या इसके अलावा कोई और चीज है? कोई इसको रिप्लाई करना चाहे? कोई बच्चा कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करो बगैर घबराए, क्योंकि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। मैंने आपको बताया था गलत जवाब दो लेकिन बोलो जरूर। जिस दिन बोलना सीखोगे उस दिन लर्न कर लोगे। मैम हो सकता है कि व्हाइट लाइट जो है उसमें सारे कलर्स होते हैं, लेकिन जो ग्रेटिंग के ग्रूव्स के और एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उस लिहाज से जो लाइट का एक कलर जो है वो सिलेक्ट होता है। नहीं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन था जी कि प्रिज्म या ग्रेटिंग जो है वो डिस्पर्स करती है 7 कलर्स को। तो अब जो कहा मैंने कि ग्लास, देखें ग्लास प्रिज्म है ना, क्वार्ट्ज का भी प्रिज्म है। अब मैं कहती हूँ जो प्रिज्म है जब मैं उसको यूज करती हूँ तो क्या होता है, जो व्हाइट लाइट आ रही है वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, किसी को अगर मैं एक और तरह से कहूँ कि देखें आपके पास अब ये विंडो भी तो ग्लास ही है ना वही मटेरियल है लेकिन जब यहाँ से व्हाइट लाइट आती है तो व्हाइट रहती है। या स्लैब, ग्लास की स्लैब आप रख लें, जितनी स्लैब आपकी प्रिज्म की है उतनी ही स्लैब अगर कोई ग्लास की स्लैब वो प्रिज्म ना हो तो व्हाइट लाइट क्या डिस्पर्स हो जाती है? क्या आपको वो रेनबो की तरह नजर आता है जैसे प्रिज्म से गुजरते वक्त आता है? या आप इसी को एग्जांपल एक रियल लाइफ में ले लो कि आप जब भी बारिश होती है तो हर दफा तो रेनबो नहीं आती ना। कोई एक वक्त कभी होता है जब हम बड़े शौक से देखते हैं कि हाँ जी रेनबो आई है, आज बारिश हुई थी और आज जौन से वो ये डिस्पर्शन हो गई है व्हाइट लाइट की जो सूरज से आ रही है। तो अब आप थोड़ा सा सोचो, जरा थिंक टैंक बनो थोड़ा सा कि कैसे इसको उसने डिस्पर्स किया। मैम उसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, उसकी शेप पे डिपेंड हाँ नहीं करेगा। गुड, उसकी एंगल पे डिपेंड करेगा। अब आप आके ना थोड़ा सा उसकी तरफ शेप पे देखिए, पानी के कतरे से गुजरता है तो वो डिस्पर्शन होती है ना। ठीक है, डिस्पर्शन तब होती है जब पानी के कतरे से वो व्हाइट लाइट सनलाइट गुजरती है और वो कोई एक ऐसा एंगल जबकि वो उस एंगल पे पड़ा है कि अब वो डिस्पर्स हो रही है तो तब सारे आसमान पर एक जो है वो बेल्ट बन जाती है रेनबो की। ठीक है, तो सेम इज द केस हियर कि आपके पास ग्लास स्लैब है, वही मटेरियल है जो प्रिज्म का मटेरियल है। हमने कहा कि प्रिज्म जो है वो ग्लास का भी हो सकता है, क्वार्ट्ज का भी हो सकता है। अगर विजिबल रीजन में यूज करना है तो ग्लास का प्रिज्म इज एनफ। ठीक है, लेकिन अब वही जो ग्लास स्लैब है वो हर जगह पर उसको डिस्पर्स नहीं करती। तो रीजन इज ओनली वन एंड ओनली रीजन इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ डिस्पर्शन। और रीजन क्या है कि हमने पता है कि लाइट जब करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर चीज का। तो एक एंगल से उसकी रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त उसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो उसका राइट क्या है 90 का एंगल होता है वो उसकी तरफ डायफ्रैक्ट कर जाती है थोड़ा सा। ठीक है ना। तो इसकी वजह से जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो हर लाइट एक डिफरेंट स्पीड से उसके ऊपर आती है। जब वो डिफरेंट स्पीड से आती है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो हर किसी की जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है वो भी डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक लाइट जो सी है एक बीम डिस्पर्स होकर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। गॉट इट? यस मैम। ओके ओके ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछा है कि क्या रिवर्स फिनोमिना होता है? कैन रिवर्स फिनोमिना अकर? I mean falling 7 colors on prism produce single white light? Any one of you? मैम पॉसिबल हो ही सकता है अगर एंगल हम चेंज करें उसका। एंगल चेंज करें, ठीक बिल्कुल। अभी मैंने इसी को वही जवाब दिया था इसी में कि देखें आप प्रिज्म में एंगल चेंज करेंगे, वो डायफ्रैक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो वो वाइट लाइट भी आ सकती है, वो उसका कोई ब्लर सा भी इमेज बन सकता है। और देखें ऐसे ही है ना, देखें होता क्या है कि ग्लास स्लैब है कि इसकी एग्जांपल अगर आप इसको लेते हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि आप एक रोड पे जा रहे हो,
रोड पर आगे जौन सा है क्या बना हुआ है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये राइट अप में ज्यादा अच्छा सा हो सकता है इसको, या फिर मैं आपको ना फिर इसको समझाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि एक गाड़ी तेजी से आ रही है, ठीक है ना, उसके आगे एक दीवार है, तो दीवार से गाड़ी जौन सी है उसको जैसे ही बहुत तेजी से आते वो उसकी टक्कर हो जाती है दीवार के साथ, ठीक है। तो अब दीवार के साथ टक्कर होने पर क्या है, एकदम से जो है उसका एंगल जौन सा है वो चेंज हो जाएगा। जो टायर जो साइड उसकी पहले उसको टच करेगी वो उसके साथ ज्यादा बुरी तरह से हर्ट होगी, और अगर वो सपोज वो जो दीवार है वो थोड़ी वीक है तो क्या होगा, उसे टकराने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, और उस रेंज से निकलने के बाद अगेन क्या होगा कि अब उसकी जिस तेजी के साथ पहले वो उसके साथ टकराई थी और उसका जो एंगल बना था वो ग्रेजुअली जो है वो स्मॉल होता जाएगा, और जब वो स्मॉल उसकी डिस्पर्शन जब स्मॉल हो जाएगी तो जब वो दोबारा पहले मीडियम में जाएगी तो मे बी कि उसका एंगल जौन सा है वो सेम हो जाए, ठीक है। समझ आई है? मैम समझ आ मैम गई? ये प्रिज्म से प्रिज्म से क्या हुआ? जी अदनान मैम बोले। प्रिज्म से 7 लाइट मैम 7 लाइट्स जो निकल रही हैं उनको अगर हम एक पॉइंट पे फोकस करवाना चाहते हैं तो हम कन्वेक्स लेंस वहां पे रख सकते हैं उन लाइट्स के आगे, हाँ वो उन वो तो सबको हमने इकट्ठा करके फोकसिंग एक पॉइंट पे। वो तो फोकसिंग लेंस जी रखा जी हुआ है ना, वो तो हमने फोकसिंग लेंस मैम अब हम मैम मेरा भी तो यूज करते हैं ना। हाँ जी मैम 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 मेरा ये क्वेश्चन है कि जब वो लेंस के थ्रू फोकस करेगा तो वो जो लेंस के बाद लाइट्स निकलेंगी क्या वो हम्म। व्हाइट लाइट ही होगी या फिर वो 7 लाइट्स नहीं जो है नहीं नहीं उनका एक नहीं नहीं मिक्सचर नहीं होगा? नहीं नहीं, वो जिस तरह से डिस्पर्शन हो रही है ना अब वो हर कोई उसके डिस्पर्स होगी, आप उसके वहां तक फोकसिंग लेंस तक पहुंचने तक जो हमने सिलेक्ट किया है बैंड, ठीक है ना, वो उन सब का डिफरेंट एंगल होगा और डिफरेंट स्पीड होगी। अब आप स्कैनिंग अगर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आपने स्कैनिंग का हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हमारे ये खुलते हैं ऑफिसेज और लैब्स वगैरह, तो अगर आप स्कैन करेंगे तो उसको वो 2-3 सेकंड्स लगते हैं स्कैन करने में। तो क्यों? क्योंकि हमने जो रेंज दी है वो सारी की सारी उसने टाइम टू टाइम जो सा है वो हर जो आपका स्पेक्ट्रा निकलना है वो हर सिंगल वेवलेंथ पर उस मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन उसने उसको शो करना है, ठीक है ना। और वो तब शो करेगी जब टर्न बाय टर्न डिटेक्टर के पास वो पीक्स पहुंचेंगी। अगर एक ही वक्त में सारी पीक्स पहुंच जाएंगी तो फिर जो करंट का डिफरेंशिएशन है वो जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। चले आगे, वो कहते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन है, ईच लाइन या ग्रूव ऑन ग्रेटिंग कैन रिफ्लेक्ट पर्टिकुलर वेवलेंथ और एनी वेवलेंथ। किसी भी वो कहता है ग्रूव पे जो भी लाइन पड़ती है तो क्या वो कर लेते हैं जाते हैं अच्छा अब हर ग्रुप पे अब ये क्वेश्चन था, कहाँ गया था ये क्वेश्चन, ईच लाइन या ग्रुप ऑन ग्रेटिंग कैन रिफ्लेक्ट पर्टिकुलर वेवलेंथ। हमने व्हाइट लाइट जो भी लाइट भेजी है, ठीक है ना, ये सपोज 1 2 3 ये लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, तो हर लाइट ने हर वेवलेंथ ने उसके ऊपर जो आपका ग्रूव है, अब ये बहुत इसका जो सा ना ये मिलीमीटर में भी मेरे हमें 100 से लेकर 1000 तक इसकी जो सी ये डेंड्राइट्स से बने हुए होते हैं, तो हर में एक डिफरेंट एंगल पर इंसिडेंट होना है और उससे डिफरेंट एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होना है। तो अब ये जो 1 से 1 डैश ये वाला जो है यहाँ पे वो इंसिडेंट हुई है और ये वाला इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेटिंग नॉर्मल। तो ये जो सारी पट्टी आपके पास आएगी ये रेड कलर की आएगी। अब ये जो लैम्डा 2 है जो 517 नैनोमीटर से 518 नैनोमीटर है, उसने जब वो उसके ऊपर पहुंचा तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो सा है वो ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो देखें ये कवर कर रहा है 1 को, ये सपोज ये आपके पास है वायलेट कलर, वायलेट के बाद इंडिगो VIB, हाँ जी, वायलेट के बाद इंडिगो कलर आता है, तो ये वाली जो एरिया बनता है 1 से ये 2 तक, ये वाला क्लियर आपको
देगा वायलेट कलर की रेस, ठीक है, प्योर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जहां तक आपके पास वायलेट और इंडिगो कलर मिक्स होगा 2 से 1 तक। अब उसके बाद क्या आ गया कि ये 2 से 2 तक का। अब यहाँ से ये जो 2 वाला पॉइंट है, ये जो है ये डिफरेंशिएट करेगा कि ये 517 की वेवलेंथ है और ये 518 की। तो इसमें क्या हुआ, सिलेक्टिविटी इसकी जितना एंगल कौन सा है वो इंक्रीज हो रहा है, उतना ही आपके पास जो उसकी कहने की सिलेक्टिविटी है वो ज्यादा हो रही है। तो इसलिए हर जो एक वेवलेंथ हमने या जो एक बैंड सिलेक्ट किया है, उस बैंड की हर रे ने उससे जिस एंगल पे इंसिडेंट होना है उसका रिफ्लेक्शन जो सा है, एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट होगा दूसरी वेव से। एज अ रिजल्ट हमारे पास उसकी डिस्पर्शन होगी, जितनी डिस्पर्शन ज्यादा होगी उतनी ही हमारे पास उसकी अफेक्टिव बैंडविड्थ जो सी है वो अफेक्टिव बैंडविड्थ कम होती जाएगी और उसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं जो कि किसने किए थे, मैं भूल गई होंगे नाम, कोई बात नहीं। ठीक है जी, अगला क्या है, आगे कौन सा बच्चा था, शाहजेब के हो गए। मैम जो प्रिज्म वाला आपने बताया है, मैम प्रिज्म तो डिस्पर्सिंग मीडियम है ना, तो हाँ जी। इवन की व्हाइट लाइट जब आती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो हम्म। 7 कलर्स को अगर हम अगेन जो है प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाएंगे तो वो फर्दर डिस्पर्स होंगे, तो व्हाइट लाइट तो वापस पॉसिबल नहीं है। फर्दर प्रिज्म पे हमने ऐसे नहीं ना कर देना बेटा। देखिए अभी हमारे पास हमने देखा है कि हमारे पास जो है वो जो उसकी फॉर्मेशन है वो सबसे पहले एंट्रेंस स्लिट से कॉलीमेटर जो है वो उन सबको इकट्ठा करेगा, एक एंगल बनाएगा, फिर वो गिरेगा, उसके ऊपर आके फॉलो ऑन होगा प्रिज्म पे। सपोज वो प्रिज्म मोनोक्रोमेटर है। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर फिर हमने देख लिया कि 2 तरह के हैं, एक प्रिज्म से या एक प्रिज्म जो सा है वो कॉर्नो टाइप और दूसरा लिट्रो टाइप हमने देखा है। दोनों के उसके बाद प्रिज्म से जाने के बाद लाइट ने कहाँ पे जाना है, फोकस की तरफ जाना है। आपके मोनोक्रोमेटर में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 2 प्रिज्म के साथ भी, लेकिन अभी जो अब तक आपने पढ़ा है उसकी जो सी टेक्नोलॉजी है वो यही है कि उसके बाद फिर हम फोकसिंग लेंस पे चले जाएंगे। अब वो जो 7 कलर्स डिस्पर्स हुए हैं, हर कलर ने अपने एंगल के साथ उसके ऊपर चले जाना है। किसके ऊपर, जो आपका फोकसिंग लेंस, और फोकस लेंस से उससे जाना है एग्जिट स्लिट पर। ठीक है, उसके बाद हमने ये नहीं कि प्रिज्म रखते चले जाना है, ये तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस का उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अगर वो डिस्पर्स होते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारे इकट्ठे भी हों। तो इसकी कॉमन से एग्जांपल आपका ग्लास है, ग्लास मटेरियल के बना हुआ है, लेकिन चूंकि उसका वो एंगल हम मेंटेन नहीं करते जिसकी वजह से वो डिस्पर्स नहीं होता बल्कि वो वाइट ही रहता है। प्रिज्म को भी अगर हम ऐसे रखें तो उसकी डिस्पर्शन जो सी एंगल के साथ चेंज करने पर उसकी बल्कि ये रोटेटिंग होता है कि हमें कितना हमारे पास, अगर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया, अब तो खैर हर चीज ही ऑटोमेशन है उसके अंदर, वो खुद ब खुद ही अपने आप को ठीक कर लेता है। जिस तरह ये आपके पास ऑटोमोबाइल्स में भी मैनुअल है या वो हर चीज ऑटो है। तो अब तो हमें, लेकिन पहले जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते थे उसमें ग्रेटिंग होती थी, हम आहिस्ता आहिस्ता नॉब को रोटेट करते थे अपने डिस्पर्शन को मैक्सिमम करने के लिए कि हाँ ये वो लाइट है जहाँ पे मुझे, ये वो वेवलेंथ है जहाँ पे मुझे अपने जो सैंपल है उसकी एब्जॉर्प्शन या जो उसकी क्या था होता ट्रांसमिटेंस, उसकी एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस को चेक करना है। ओके ओके मैम। चलिए, अच्छा मरियम के दूसरे के 3-4 क्वेश्चन मरियम के थे जी। मरियम ने पूछा है, मरियम ने पिछली वाली स्लाइड से जो है ना उसने पूछा है वो जो हमारा फर्स्ट बीम और सेकंड सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को मरियम ने टच किया। तो अगर हम उधर जाएं, अच्छा एक उसने ये पूछा था कि मल्टी चैनल और सिंगल चैनल में क्या फर्क है। सिंगल चैनल और मल्टी चैनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है लेकिन वो सिंगल चैनल भी हो सकता है और मल्टी चैनल भी हो सकता है। कौन इसको जस्टिफाई करेगा, एनी वन ऑफ यू। क्या उसने, इसका क्या मतलब है सिंगल चैनल और मल्टी चैनल का। मैम
सिंगल चैनल में हमारे पास जो है वो एक ही डिटेक्टर होता है और उसको हम जो वेवलेंथ होती है उसको हम ऑल्टरनेटिवली लाइक 1 बाय 1 जो है वो उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। शाबाश, लेकिन बिल्कुल मल्टी ठीक। चैनल में जो डिटेक्टर्स होते हैं वो मैनी नंबर्स होते हैं। हाँ ठीक है। या ये हो सकता है ना कि देखिए फिल्टर लगा हुआ है अगर, ठीक है, डिटेक्टर है, डिटेक्टर जो सा है वो बहुत ज्यादा बहुत सिंपल सा है, तो आप वो एक ही लाइट को डिटेक्ट करेगा, फिर आप फिल्टर चेंज करोगे फिर वो दूसरी लाइट को डिटेक्ट करेगा। तो मल्टी चैनल में क्या है कि फिल्टर जो सा है वो एक बैंड को डिटेक्ट कर सकता है एट अ टाइम। हमने जो 500 से लेके 530 नैनोमीटर की है वहां पे वो सारे की एक ही वक्त में हमारे पास ऐसे पीक जौन सी है हमारे पास एक ही वक्त में उसकी एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। अगर हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें हर वेवलेंथ पे पहले सेट करना पड़ेगा वेवलेंथ, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन इमिशन जो सी है वो ट्रांसमिटेंस चेक करनी पड़ेगी। मल्टी चैनल में क्या होगा कि आपके पास कौन सा है वो पीक्स कौन सी है वो जिस तरह आप स्पेक्ट्रा आ जाता है ना, पहले स्पेक्ट्रा नहीं आता था, बल्कि पहले क्या होता था कि सिर्फ आपके पास एक जिस तरह मीटर नहीं होता, मीटर रीडर, ये सपोज एक स्केल जिस तरह से ये आप समझ लो कि ये आपके पास ट्रांसमिटेंस स्केल है, इस तरह से ये यहाँ पे 0 ट्रांसमिटेंस और यहाँ पे 100% ट्रांसमिटेंस। अब ये सुई घूमती थी, फिर हम चेक करते थे हाँ जी ये सैंपल है 517 हमने सेट किया है, इसमें ये ट्रांसमिटेंस 70% ट्रांसमिटेंस, फिर हम कैलकुलेट कर लेते थे एब्जॉर्बेंस को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एलसीडी वाला जो सा आपके पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गया। अब उस पर क्या होता था, अब उस पर ये मीटर नहीं लगा होता था, बल्कि जस्ट आपके जिस तरह माइक्रोवेव ओवन में आ जाता ना कि हाँ जी आपने 1 मिनट के लिए करना है, 2 मिनट के लिए करना है, फिर डिजिटल आपके पास नंबर आ जाते थे कि हाँ जी जो ट्रांसमिटेंस है वो इतनी आ रही है, एब्जॉर्बेंस कौन सी है, वो दोनों स्केल बने होते थे उसके ऊपर कि आपने एब्जॉर्बेंस को सिलेक्ट करना है या ट्रांसमिटेंस को, वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता था ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन की वजह से। और उसमें आपके पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर नंबर्स की फॉर्म में, यहाँ तो आपको मैंने बताया ना पहले मीटर्स की फॉर्म में होता था, फिर नंबर्स की फॉर्म में आ गया कि अब जो एब्जॉर्बेंस है वो इतनी है या ट्रांसमिटेंस कौन सी है वो आपके पास जो है वो 60% आ रही है, 20% आ रही है। तो ये आपके पास आता है कि आपने एक बैंड को जौन सा है, अगर वो एक बैंड को डिटेक्ट कर रहा है एट अ टाइम हमें सबकी रीडिंग दे रहा है, एक स्पेक्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो हम कहेंगे मल्टी चैनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो। आपके सिंगल बीम में के रेफरेंस रखा है आपने, या आपने उसके अंदर सैंपल रखा है 1 बाय 1 जो आप रख रहे हो, तो क्या होगा आपके पास एक ही टच में आपके पास एक स्पेक्ट्रा आ जाएगा। जबकि सिंगल चैनल में क्या होगा कि आपके पास एक वक्त में एक वेवलेंथ पर आपके पास जो है वो उसकी रीडिंग आएगी। ठीक है जी, गॉट इट मरियम? मैम जी इसमें जी मैम ये जो मल्टी है, मल्टी में हम ग्रेटिंग को फिक्स क्यों रखते हैं? अगर सिंगल बीम में देखा जाए तो इसमें हम ग्रेटिंग को फिक्स नहीं रखते। ग्रेटिंग को फिक्स नहीं रखते ग्रेटिंग मल्टी के चैनल। फिक्स करने का क्या असर होगा? अच्छा ये मल्टी चैनल ना दो मैम तीन मल्टी तरह चैनल जो से, होता है ना, मैं बताती हूँ आपको। मल्टी चैनल अभी अभी जो क्वेश्चन था मरियम का, या जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मल्टी चैनल और उसकी मैंने टाइप बताई है। मल्टी चैनल ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये सिंगल चैनल है या मल्टी चैनल है। इसके मैंने कहा कि ये दोनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें फिर फर्दर इसमें फिर डिफरेंट वैरायटी आ जाती है। जिस तरह से इसमें मैं आपको अभी बल्कि मैं थोड़ा सा अगर टाइम बचता है थोड़ा मैं शेयर भी करती हूँ कि वेटिंग रूम में आप थ्रू आउट एंटर होते रहते हो। अच्छा क्या मैं बता रही थी कि क्या बता रही थी रिकॉल करो कुछ। मल्टी चैनल जो है इसमें फिक्स, हाँ मल्टी चैनल मल्टी में चैनल, फिक्स हाँ ग्रेटिंग मल्टी क्यों यूज चैनल में, करते हैं? हाँ मल्टी चैनल जॉन से ना वो दो तरह के हो सकते हैं। अब क्या है आपके पास कि आप जो सिंगल बीम है उसमें ये भी हो सकता है, अभी तो मैंने बताया ना कि हमने एक ही हमारा डिटेक्टर है वो हाईफाई है वो पूरा स्कैन कर देता है। ये भी हो सकता है कि दो डिटेक्टर लगे हो। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डिटेक्टर ही दो हैं, एक डिटेक्टर जौन सा है वो सिर्फ रेफरेंस को स्टडी कर रहा है और एक डिटेक्टर जौन सा है वो सिर्फ आपके सैंपल की रीडिंग दे रहा है। अच्छा इसको हम कहते हैं टाइम इन स्केल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक होता है जिसमें के डिटेक्टर एक ही होता है और चॉप करता है वो लाइट को, ठीक है, वो चॉप करता है और एक ही यानी कि आप एक ही बीम आती है, वो बीम जौन सी है वो पहले जाती है सपोज सैंपल बीम के पास, और फिर वही बीम जो है 1 सेकंड के जौन सा है मिली सेकंड में उसके इतने छोटे से स्पैन के बाद वो जाती है रेफरेंस बीम के पास, फिर वो दोनों चॉप होती हैं और फिर एक ही डिटेक्टर से आपके पास डिटेक्शन आती है। तो इसमें जो है ये वाली कंडीशन भी आ जाती है कि मल्टी चैनल में। लेकिन जो अभी मैंने एक्सप्लेन की दिस वाज ओनली द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ग्रेटिंग को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ये मुझे पहले मरियम के क्वेश्चंस सामने पड़े हुए हैं, मैं इसको जरा फाइनल करती हूँ, ठीक है।
अच्छा, ये अब आ गया आपके पास सिंगल चैनल, मल्टी चैनल। फिर इन्होंने ये पूछा कि मैम सेकंड पॉइंट ये लिया है कि दो डिस्क यूज हुई है, ठीक है, ये डिस्क चॉपर डिस्क थी, ठीक है, ये मैंने लेक्चर नहीं दिया था ना क्योंकि आपको सिर्फ भेजी थी। तो इसमें ये देखें ये क्या है कि जब ये ट्रांसपेरेंट है, ये ब्लैक सेक्शन है और ये मिरर्ड सेक्शन है, जब तीन पोजीशंस की वजह से ये ग्रेटिंग डायफ्रैक्शन, द चॉपर डिस्क इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, ये तीन सेगमेंट हो गए, द लाइट कमिंग फ्रॉम द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड स्लिट assembly will strike the rotating disc and one of the three things can happen if it hits the transparent section। अगर लाइट ट्रांसपेरेंट सेक्शन की तरफ जाती है तो फिर ये सैंपल बीम से गुजर जाएगी। लाइट सोर्स से किसकी तरफ से गई, ट्रांसपेरेंट सेक्शन से, तो इसका रास्ता किधर को खुलना है, सैंपल सेल की तरफ। सैंपल सेल इसको जितनी इसमें से एब्जॉर्प्शन, जो सोर्स से लाइट आ रही है, यहाँ पे जो भी बल्ब लगा हुआ है उसमें से जितनी सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, उसमें से बाकी जो उसने ट्रांसमिट कर ली, और फिर वो वहां से गुजरती हुई यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेक्शन से गुजरती हुई वो डिटेक्टर और कंप्यूटर की तरफ आ जाएगी। ये जो बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, ये वही फोकस कर रहा है। यहाँ पे काम है कि इस पे जो सा ये वाला है चॉपर डिस्क है, ये करती है कि आपके पास सेकंड देखें यहाँ पे क्या, अब ये मिरर्ड सेक्शन से गुजर रही है, तो अब मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पे आ जाएगी। अब सैंपल सेल की तरफ नहीं जाएगी, पहले ट्रांसपेरेंट से गुजरेगी तो उधर चली जाएगी, जब ये जाएगी मिरर सेक्शन से तो फिर ये रिफ्लेक्ट होकर आपके रेफरेंस सेल की तरफ आएगी, और रेफरेंस सेल से फिर अगेन ये यहाँ पे ये बेसिकली एक्ट एज अ, ये क्वेश्चन मरीम का क्वेश्चन ये था कि ये इसका क्या काम है, तो ये यहाँ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये जो रोटेटिंग डिस्क है ये यहाँ पे फोकस करती है कि आपकी लाइट ने किधर से गुजर कर डिटेक्टर और कंप्यूटर की तरफ जाना है। फोकसिंग लेंस की बजाय यहाँ पर ये चॉपर लगा हुआ है जो कि इसको चॉप कर रहा है लाइट को, उसकी डायरेक्शन को, उसकी बीम को इधर उधर होने की बजाय कि वो जिस तरह हमने कहा था ना स्ट्रे लाइट, कि उसको इधर उधर घुमाने की बजाय वो डायरेक्ट उसको एक पाथ से उसने गुजारना है, जिस तरह हमने कल स्लिट में भी देखा कि किस तरह से जो सा स्लिट के थ्रू जो सा है वो पास ऑन हो रहा है। So when a beam of light from the slit hits the mirrored section of the first rotating disc, it is bounced down. ये bounce down होगी towards the mirror. It passes through the reference cell. Finally, the light gets to the second disc, which is rotating in such a way that it meets the transparent section. It goes straight through to the detector. तो फिर ये कहाँ चली जाएगी, डिटेक्टर की तरफ चली जाएगी। Okay, मरियम, got it? मैम हाँ मैम सेकंड डिस्क के भी 3 सेगमेंट है ना, तो उसमें से भी ट्रांसपेरेंट से गुजरेगी ये। सेकेंड डिस्क से, हाँ जी, इसमें से भी ट्रांसपेरेंट से गुजरेगी। उसमें बल्कि जो पहले वाला है ना, इन दैट केस भी पहले वो जौन सा है वो गुजरेगी आपकी ट्रांसपेरेंट सेक्शन से, और फिर जौन सी है वो गुजरेगी फिर अगेन वो पहले ट्रांसपेरेंट से गुजरेगी, देन अगेन ट्रांसपेरेंट से गुजरेगी। इसमें क्या है, पहले मिरर से गुजरेगी देन ट्रांसपेरेंट से गुजरेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, देखिए लास्ट में वो कहता है कि इफ द लाइट मीट्स द फर्स्ट डिस्क एट द ब्लैक सेक्शन, अब ब्लैक सेक्शन को मीट करेगी तो अब पहले उसने मेजर कर लिया सैंपल बीम को, फिर उसने कर लिया आपके रेफरेंस सेल के अंदर कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, और फिर वो जो बैकग्राउंड करेक्शन का हमने थोड़ा सा वर्ड पढ़ा था, तो बैकग्राउंड करेक्शन कैसे की इसमें, इस इंस्ट्रूमेंट में, इफ लाइट मीट्स द फर्स्ट डिस्क एट द ब्लैक सेक्शन, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी लाइट जौन सी है वो अमिट नहीं हुई, सारी की सारी इस ब्लैक सेक्शन ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली। फिर हम फॉर अ शॉर्ट टाइम हम देखेंगे कि क्या अब डिटेक्टर पे कोई रीडिंग आ रही है, तो अगर डिटेक्टर पे कोई रीडिंग आ रही है इसका मतलब है कि अब जो करंट, अब जो पीक्स अपीयर हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, वो आपके इंस्ट्रूमेंट की हीट अप की वजह से आ रही हैं, तो जो उसके अंदर ऑलरेडी कोई करंट प्रोड्यूस हुआ है, या इट इज ब्लॉक्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल, नो लाइट पास थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर, दिस अलाउज द कंप्यूटर टू मेक डार्क करंट मेजरमेंट बेस लाइन, तो ये बेस लाइन बता देती है। अब बाकी जो भी ये बेस लाइन बन जाएगी, इसके बाद जितनी भी पीक्स अपीयर होंगी वो ऑटोमेटिकली आपका इंस्ट्रूमेंट जौन सा है वो इस बेस लाइन को माइनस करता जाएगा। ये जो एब्जॉर्प्शन आ रही है ये ना तो रेफरेंस की वजह से है, ना ये सैंपल की वजह से, बल्कि ये इंस्ट्रूमेंट की अपनी कोलैबोरेशन और उसकी कैलिब्रेशन जो डिस्टर्ब हुई है वो उसकी वजह से है। तो इस तरह से वो उसकी बेस लाइन को खुद ब खुद माइनस करके उसकी बैकग्राउंड करेक्शन कर देगा, विच इज एन अलाउंस फॉर एनी करंट जनरेटेड by the detector in the absence of any light or form of zero measurement. Got it? मेरा ख्याल अब काफी क्लियर हो गया होगा। जी मैम। मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, जी पूछे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो हमारी डबल बीम के अंदर ऑटोमेशन का लेवल बेटर होता है वो इस वजह से होता है कि उसमें डिटेक्टर दोनों सेपरेट होते हैं, रेफरेंस बीम के लिए भी और उसके लिए भी।
सैंपल दोबारा बीम करो के जल्दी लिए। जल्दी से, रनिंग टाइम आउट हो गया है, बताओ जरा क्या पूछे मैम दोबारा। मैं ये कह रही हूँ कि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है उसमें हमारा ऑटोमेशन का लेवल बेटर होता है, तो वो किस वजह से होता है? हाँ, वो ऑटोमेशन का लेवल इसलिए बेटा बेहतर है। देखें, हमारे पास ऑटोमेशन, ऑटोमेशन बेसिकली है क्या, कि ऑटोमेशन को कौन डिफाइन करेगा, कौन, चले डिफाइन नहीं करेगा, वैसे बता दो ऑटोमेशन को क्या मतलब आता है आपके ज़हन में। नहीं, अच्छा, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेशन फ्रॉम द वर्ड ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये सैंपल है। देखिए आपके पास जितना इंस्ट्रूमेंट सोफिस्टिकेटेड होता जाता है उसमें ऑटोमेशन उतनी ही ज्यादा होती जा रही है। अब क्या करते हैं हम, कहते हैं ऑपरेशन है, इंसान ना करे, साथ में रिपोर्ट्स आ जाए, ऑटोमेटिकली सारा काम होता जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आपने ऑटोमेशन क्या है कि आपने जो सैंपल डाला है, जिसमें HPLC है, तो उससे चूंकि प्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो जो प्री कंसंट्रेशन है वो हम ये नहीं कि सैंपल को हम प्योर करके डालें, बल्कि क्या है कि हमने टू सम एक्सटेंट तो हमने प्योर करके डाला है, लेकिन उससे पहले उसके एक छोटे कॉलम से गुजारेंगे, प्री कंसंट्रेशन का स्टेप करेंगे, और वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसने रख दिया है, ठीक है, कि वो उसके अंदर ऑटोमेशन होगी। इसी तरह से मैंने पहले बताया कि हमने पहले उसको मीटर से रीड करना था, उसके बाद हमारे पास वो LCD आ गई, LCD के बाद अब हमारे पास डायरेक्ट स्पेक्ट्रा आ जाता है। तो ये सारा क्या है, ऑटोमेशन है। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या करंट जनरेटेड जो टेक्नोलॉजी है, करंट जनरेटेड जो टेक्नोलॉजी है, उसमें ऑटोमेशन को वो इनहांस करते जा रही हैं, और वो ईच एंड एवरी लेवल, वो सैंपल कलेक्शन से लेके सैंपल इंट्रोडक्शन के बाद, जैसे मैंने अभी आपको बताया बैकग्राउंड करेक्शन कैसे ठीक हुई है, कि वो ऑटोमेटिकली उसमें डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया है कि ये मेरे इंस्ट्रूमेंट की वजह से है या ये स्ट्रे लाइट की वजह से है, वो बेसलाइन जो भी आ रही है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई है। अब जो आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा वो इसको माइनस करके आएगा, जिसकी वजह से सिग्नल टू नॉइस रेशियो बिल्कुल कम होगी। ठीक है जी, 8 मिनट रहते हैं, कोई और क्वेश्चन करना है तो कर लो। अच्छा, और भी एक दो आए हुए थे, चलो मैं वो देख लेती हूँ। एक स्टूडेंट और मरियम थी, ये थी, और कौन था भाई, एक ग्रुप में भी कुछ आए हुए थे, नहीं ग्रुप में नहीं थे। और बोल पड़ो, किसी का कोई था जिसने लिख के भेजा हुआ है ना, मुझे खुद से बता दो, मुझे इस टाइम ढूंढने में टाइम लग रहा है। अच्छा, एक ने ये पूछा हुआ है, मैम डू वी नीड टू डू numericals related to diffraction element, slit width, order of diffraction, resolution, power, grating। आयशा ने पूछा जी। आयशा, अगर आप कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है। तो जितनी अच्छी स्टडी करो उतनी ही कम होती है, अच्छाई जितनी भी ज्यादा होती जाए वो कम होती है, तो अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। बेशक ही हमारे इसमें ज्यादा उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आपका सिर्फ मोनोक्रोमैटर था, तो इसको थोड़ा फर्दर मैंने इसको मैक्सिमम एलैबोरेट करने की कोशिश की है ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। ठीक है जी, फिर आज का सिर्फ आंसर क्वेश्चन का सेशन, वो कोई पूछना चाह रहा है, 6 मिनट बाकी हैं। यस मैम। मैम ये स्लाइड्स तो शेयर कर दें मैम, कल आप हाँ, ये ठीक है, मैं ये स्लाइड में चाह रही थी कि मैं ना एक दफा ये कंप्लीट हो जाए फिर एक ही दफा करूं, लेकिन चले अभी हमारा यहाँ तक, कल एक और लेक्चर होगा जिसमें सिंगल बीम डबल बीम को मैं फाइनल कर दूंगी, दी एंड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर नया हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा डिटेक्टर से। तो ये जो मैं कल का करूंगी ना आपके पास क्लास, उसके बाद फिर मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगी, ठीक है, सारी कर दूंगी। मैम ओके मैम, ठीक है जी बेटा, जी बोलो जल्दी से, टाइम का हमें मुकाबला सकता है। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना हम डिटेक्टर और सोर्स को जो है वो परपेंडिकुलर रखते हैं ताकि स्ट्रे लाइट जो है वो ना आए। तो मैम हम एब्जॉर्प्शन में क्यों नहीं ऐसा करते, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा क्यों नहीं करते कि वो उससे 90 डिग्री के एंगल उसमें बेटा देखिए दो सोर्स आ रहे हैं ना, दो सोर्स आ रहे हैं फ्लोरेसेंस में, दो सोर्स आ रहे हैं। पहले हम नीचे उसको एक बल्ब देते हैं, सपोज हमारे पास जौन सा हमने जिसको करना है, जिसको हमने डिटेक्ट करना है वो जिंक मेटल है। तो जिंक अगर सपोज वो एब्जॉर्प्शन शो करती है 210 नैनोमीटर पे, तो 210 की लाइट मैं पहले दूंगी। मेरे पास सैंपल है वाटर का या मिल्क का जिसको मैंने डाइजेस्ट किया हुआ है, जिसको मैंने डाइजेशन के बाद उसको रन किया है। तो अब क्या होगा, पहले मैं उसको एक सोर्स दूंगी जिसकी वजह से कि वो एक नई लाइट पहले एक्साइट होगा और फिर वो अमिट करेगा। फ्लोरेसेंट तो ये होता है ना कि वो हमने मेजर करनी है जो कि सैंपल ने एमिट करनी है। तो अगर हम दोनों को सामने रख देंगे तो वो दोनों की जो है वो इनहांस करेगा, उसमें डिस्टर्बेंस होगी डिटेक्टर को। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर क्यों रखते हैं कि जो हमारा सोर्स है, हमारा जो होलो कैथोड लैंप है, वो सिर्फ एक्साइट करेगा हमारे सैंपल को। उसकी लाइट कहाँ तक पहुंचेगी, सिर्फ हमारे सैंपल को पहुंचेगी। जितने मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाएंगे वो एक्साइटेड स्टेट में जाके जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में जाएंगे फिर वो एमिशन करेंगे सेम उसी वेवलेंथ की।
ठीक है, तो इसलिए वहां पे परपेंडिकुलर रखा जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक ही सोर्स होता है, एक ही सोर्स है, और उसने हमें देखना है, हमने उसकी एब्जॉर्प्शन मेजर करनी है कि इसने कितनी लाइट एमिट की है, हमने उसी लाइट को, जो इंसिडेंट लाइट है उसी लाइट की रेशियो को लेना है, जबकि उसमें हमने फ्लोरेसेंस में हमने किसको लेना है, उस लाइट को लेना है जो कि सोर्स में मौजूद एटम्स एमिट करेंगे। ओके, गॉट इट? यस मैम। चले जी, बस मैम 4 मिनट ब्लेजिंग है। डेंसिटी, ब्लेडिंग डेंसिटी, हाँ जी, ब्लेडिंग डेंसिटी आप ये ग्रेजिंग में कह रहे हो ना, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ठीक है ना? जी जितनी ब्लेजिंग डेंसिटी, डेंसिटी, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी डेंसिटी, जितने, उसका मतलब है उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज्यादा होंगे, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होंगे उतनी ही डिस्पर्शन भी फाइन एंड फाइन होती जाएगी। ठीक है? यस मैम। मैम और हाई ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन अगर हो तो वो रेजोल्यूशन ज्यादा होती है, वो क्यों? वही बात है ना, जितनी ज्यादा डिस्पर्शन होगी उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, डिस्पर्शन कम होगी, डिस्पर्शन कम होने की वजह से, जिस तरह अभी मैंने बताया कि अगर वायलेट और इंडिगो लाइट मिल जाएगी, जितने ज्यादा उनका डिफरेंस होगा वो उतनी शार्प पीक्स, उसके कलर्स उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आप एक मैम सिंपल, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाती है। मैं हाँ नेट पे देखा था, उसमें लिखा था हाँ इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी तो देखिए, सिर्फ आपने वो जो हमने इफेक्टिव बैंडविड्थ वाला है, तो इंटेंसिटी तो सिर्फ एक ही जाती है जो मैक्सिमम तक जाती है रेडिएशन, लेकिन हम उसको कब तक इफेक्टिव कहते हैं, जब तक वो जो मैक्सिमम से हाफ तक की जो लाइट है वो अच्छी, उसकी इंटेंसिटी को वेल डिस्क्राइब करते हैं कि उतनी इंटेंसिटी की लाइट हो तो हमारा स्पेक्ट्रा गुड रीडिंग देता है, गुड रिजल्ट देता है। ठीक है ना? जी मैम। क्या ना, ये था। चले, तो अब हम कल इसको दी एंड करेंगे, आज तक के लेक्चर को। आज तक के लेक्चर में किसी को फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप करें तो ज्यादा बेहतर है, मैं फिर इसको कल हम इसको वाइंड अप कर देंगे यहाँ तक के, और फिर मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगी, फिर हम आगे डिटेक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, डिटेक्टर के बाद सैंपल होल्डर है हमारे पास, और फिर ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म हो जाएगी, देन वी विल कम टुवर्ड्स द एप्लीकेशन। ओके ओके मैम। मैम Okay, have a nice day, good day, healthy day. अल्लाह Allah Hafiz, Allah Hafiz. Allah Take care of yourself. अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज।